गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसके पहले आप लोग द्विघात समीकरण से संबंधित समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण में जो सवाल होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं द्विघात समीकरण का, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि द्विघात मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई आपसे प्रश्न करता है कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम तीन घात हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। उसी जगह कोई और एक क्वेश्चन उठा दे कि चतुर्थ घात समीकरण किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, यानी घातों पे डिपेंड कर रहा है समीकरण। तो स्वाभाविक है, अगर हमने बोला चतुर्थ घात तो ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम चार घात हो उसे हम चतुर्थ घात समीकरण कहते हैं। बट हम यहाँ पे द्विघात समीकरण से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण द्विघात समीकरण, पूर्ण द्विघात समीकरण, और एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। अब किस तरह के सवाल को हम पूर्ण द्विघात समीकरण कहते हैं और किस तरह के सवाल को हम मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पूर्ण द्विघात समीकरण क्या होता है कि उसमें जो चर पर जो एक घात होता है वह नहीं होता, मीन्स चर पर अधिकतम दो घात होता है। जैसे मैं कहूं कि 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि द्विघात समीकरण का फंक्शन क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का फंक्शन है। और ये जो फंक्शन होता है ना, वो रिलेट करता है किससे, मिश्र द्विघात समीकरण से। वह रिलेट करता है मिश्र द्विघात समीकरण से। कारण है क्या कि यहाँ पे क्या है ना, x है, और पूर्ण द्विघात समीकरण में क्या होता है, ये वैल्यू 0 होती है, मतलब इस चर का कोई वैल्यू नहीं होता है। मीन्स कह सकते हैं कि पूर्ण द्विघात समीकरण को एक ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम दो घात हो और उसके बाद अचर हो, यानी चर और अचर का कॉम्बिनेशन हो। मिश्र द्विघात समीकरण में क्या होता है कि चर पर एक घात भी होना चाहिए, चर पर एक घात भी होना चाहिए। अर्थात जैसे इसका एग्जांपल अगर रखें तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मिश्र द्विघात समीकरण है। मिश्र द्विघात समीकरण के और एग्जांपल m² प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0, और एग्जांपल ले लें n² प्लस 3n प्लस 8 इक्वल टू 0। ये सब क्या है, ये सब मिश्र द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर पर अधिकतम दो घात भी है और चर पर एक घात भी है। पूर्ण द्विघात समीकरण बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो चर पे अधिकतम एक घात जो दिखते हैं उसी को हटा दिया जाता है, वो अचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पूर्ण द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण के सवाल ऐसे होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए तीन प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है मतलब गुणनखंड विधि द्वारा। सपोज करिए कोई समीकरण है, उस समीकरण को आप तीन विधि से हल कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक पूर्ण वर्ग बना करके,
और एक श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो इसके पहले वीडियो में हम श्रीधराचार्य सूत्र कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बता चुके हैं। बात करते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे एक एग्जांपल उठाए कि x² प्लस 5x प्लस 6 और एक एग्जांपल और उठाए x² प्लस 5x माइनस 6। ओके, यहां ध्यान दीजिएगा। और एक एग्जांपल उठाए x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहां पे आप द्विघात समीकरण से संबंधित तीन अलग अलग सवाल देख रहे हैं। इन तीनों सवालों में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है, देखिए होता क्या है कि अगर अचर, जो अचर वैल्यू होती है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो अचर होता है, जो भी अचर है, उस अचर के आगे का चिन्ह डिपेंड करता है मिडिल पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। जैसे होता क्या है कि अगर अचर का मान धनात्मक है तो मध्य पद की सेटिंग जोड़ के करते हैं, जोड़ने पे करते हैं। अगर अचर का मान ऋणात्मक है तो मध्य पद की सेटिंग घटा करके करते हैं। अगर अचर का मान ऋणात्मक है तो मध्य पद की सेटिंग घटा के, अचर का मान धनात्मक है तो मध्य पद की सेटिंग जोड़ के करते हैं। बस ये दो बातें याद रखना है। क्या, कौन कौन बातें? कि अगर द्विघात समीकरण के सवाल को गुणनखंड विधि से यदि सरल करते हैं, जिसको कहते हैं कि मध्य भाग को तोड़ करके गुणनखंड करना, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मध्य पद को दो भाग में विभाजित करके गुणनखंड करना, वही गुणनखंड विधि होती है। तो उस विधि में क्या होता है कि जो तृतीय पद होता है, याद रखिएगा कि तृतीय पद जो होता है वह अचर होता है, ठीक है, और उसी अचर के आधार पे हम करते हैं। तो काम क्या होता है, सबसे पहले कि पहले और तीसरे पद का आपस में गुणा करते हैं। पहले पूरी कहानी सुनिए, समझिए, तब आप लगाइए, नहीं तो फिर सिर्फ लगाने लगेंगे तो क्या होगा, 1 2 सवाल 4 सवाल लगाएंगे, बाकी पता चलेगा फंस जाएंगे। इसलिए किसी भी सवाल को लगाने से पहले उसकी पूरी डीपली को समझें कि ये कैसे होता है, कैसे लाया जाता है। अगर उस सवाल की जगह पे कोई दूसरा उसी टाइप का सवाल दे दिया जाता है तो कैसे लगेगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किसी भी सवाल को लगाने से पहले उससे जो रिलेट फार्मूले होते हैं उसको आप कितना डीपली समझ रहे हैं। तो कभी भी चाहे वो गुणनखंड विधि के द्वारा कोई भी सवाल लगा रहे हैं तो उन सभी सवालों के लिए पहले तरीके समझिए। करना क्या होता है, अब आपके ऊपर होता है कि माइंड का कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट के मेमोरी के ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूं कि इन सभी सवालों को लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि पहले और तीसरे का, यानी जो पहला पद होता है और जो तीसरा पद होता है, उन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। ओके, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है, ठीक है, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उस गुणनफल का अभाज्य फैक्टर करते हैं, मींस अभाज्य फैक्टर करते हैं, और उस अभाज्य फैक्टर की ऐसे सेटिंग करते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर जो मध्य पद होता है उसके बराबर आ जाए, और गुणा करने पर प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। चलिए एक बार और मैं बताता हूं। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल होगा उसको कैसे सरल करेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे कि जो उस द्विघात समीकरण का जो सवाल होगा पहले और तीसरे का आपस में गुणा करेंगे, उस गुणनफल का अभाज्य फैक्टर करेंगे। अब अभाज्य फैक्टर करने के बाद उसको हम ऐसे सेट करेंगे, दो भाग में ऐसे सेट करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पे, जो देखिए मैं बोल रहा हूं जोड़ने पे या घटाने पे, तो मैं इसके पहले बता दिया कि डिपेंड करता है अचर के चिन्ह पर। अगर अचर का चिन्ह धनात्मक है तो मध्य पद की सेटिंग जो करेंगे जोड़ के करेंगे। अगर अचर पद ऋणात्मक है
तो मध्य पद की सेटिंग घटा के करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि मतलब उस अभाज्य फैक्टर का ऐसे सेटिंग करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे, बात समझ में आई कि जोड़ने या घटाने का मतलब क्या होगा। तो उसको ऐसे सेट करते हैं कि मध्य पद के मान के बराबर आ जाए, और गुणा जब करें तो पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल आया था उस गुणनफल के बराबर आ जाए। अब चलिए सवाल को हम समझाते हैं। जैसे x² + 5x + 6 है, तो हम क्या करेंगे, पहले x² और 6 का गुणा करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6x² आ जाएगा। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर करेंगे 2 × 3, 2 बार x है तो एक बार x इसके साथ ले लेंगे और एक बार x इसके साथ ले लेंगे, अर्थात एक x इसके साथ और एक x इसके साथ, तो हो गया क्या मेरा 2x और 3x। यानी हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो 2x और 3x आ रहा है। अब देख रहे हैं तृतीय पद धनात्मक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x और 3x को जोड़ देंगे। अगर ऋणात्मक होता तो घटाने की प्रक्रिया करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x² + 2 + 3 ब्रैकेट बाहर x + 6 = 0। अब कोष्टक को तोड़ देंगे, तो x² + 2x + 3x + 6 = 0। ओके, आप देख रहे हैं अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए 2x और 3x को जोड़ दीजिए, तो मिलके कितना आ जाएगा 5x, धनात्मक चिन्ह है, और इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 2x और 3x का आपस में गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6x² आ जाएगा। तो अब क्या इसके बाद क्या होता है, जब वह द्विघात समीकरण 4 पदों में हो जाता है तो दो पदों को एक साथ लेकर कॉमन लिया जाता है। तो इतना को एक साथ ले लेते हैं, इतना को एक साथ ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x + 2, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 = 0। ओके, अब होता क्या है कि अब इस पूरे ब्रैकेट में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, तो x + 2, तो बचा क्या, इसमें का ये बच गया x और इसमें का क्या बचा 3 बराबर 0। अगर सपोज करिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मान धनात्मक में होगा तो उसका आंसर ऋणात्मक में आएगा, अगर मान ऋणात्मक में है तो उसका आंसर धनात्मक में आएगा। जैसे पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो +2 है तो -2 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, अर्थात x का दो मानों कौन कौन है, -2 और -3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस x के जो दो मान आए हैं -2 और -3, इस समीकरण में रखने पर उसके मान को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। अर्थात यहाँ पे एक बात कही जा सकती है क्या, कि x के दो मान यानी x बराबर -2 और -3 दिए गए समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और ये ज्ञात कीजिए कि क्या वह उसका हल है या नहीं है। तो उसमें क्या होता था कि भाग देते थे, भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता था तो हम कहते थे कि इस बहुपद का यह बहुपद एक हल है। अगर नहीं शेषफल 0 आता था तो हम कहते थे कि यह इसका एक हल नहीं है। अगला इस पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया है, सवाल वही है बट यहाँ पे मैंने माइनस ला दिया, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, x² प्लस, ध्यान दीजिएगा हमें ऐसे सेट करना है कि जोड़ने या घटाने पे 5x आ जाए और गुणा करने पे -6x² आ जाए। अर्थात यहाँ 5x है तो हम क्या करेंगे 6 - 1, देखिए 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे x लिख देंगे, -6 = 0, ब्रैकेट तोड़ देंगे, x² + x का 6 में होगा तो 6x, x का -1 में होगा तो -x, -6 = 0। अब दोनों का समूह बना लीजिए, इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो क्या बचेगा x + 6, इसमें -1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x + 6 = 0।
देखिए होता क्या है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें सब सावधानियां बरतनी होती है, नहीं तो आप सुने होंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आप सावधानी से काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जाके आप मिस्टेक कर देंगे, और वही मिस्टेक आपके आंसर, जो आंसर आना चाहिए वह आंसर न आकर के कोई और आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह के सवालों में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, और जो रूल होता है उस रूल का पालन करना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 6, तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे x, ये कॉमन ले लिए तो ये बचा -1 बराबर 0। अगर इसमें कोई कहे कि x क्या वैल्यू है, तो +6 है तो -6 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां -6 है और यहां 1x है। अगर हम 3 में से 2 घटा दें तो 1 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा। अर्थात होगा क्या, x² + x - 6 = 0 का x² + 3 - 2 x - 6 = 0। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x² x का 3 में होगा तो 3x, x का 2 में होगा तो 2x - 6 = 0, ये हो जाएगा। अब इतना में कॉमन क्या हो जाएगा x, तो x + 3, इस पूरे में कॉमन क्या लेंगे -2, क्योंकि देखिए जब -2 कॉमन लेंगे तो चूंकि यहाँ ब्रैकेट में प्लस में आया, हमें ब्रैकेट में प्लस में ही आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि हमेशा माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी जब भी आप माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो जो चिन्ह होता है बदल जाता है। मींस कहने का मतलब है कि प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो -2 कॉमन ले लिए, तो जहां जहां भी माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x, या माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 कॉमन लिए हैं। तो याद रखिएगा अक्सर लड़के क्या करते हैं ना, कॉमन जितना लिया तो उसमें से घटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कॉमन मतलब होता है भाग। जैसे हमने यहाँ 2 कॉमन लिया, काफी लड़के कहेंगे यार 2 कॉमन सब ले लिए तो 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 लिख दीजिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कॉमन का मतलब होता है कि आप लिए तो उसमें उभयनिष्ठ वैल्यू है, तो यानी उभयनिष्ठ वैल्यू तभी हो सकती है जब आप उसमें डिवाइजेशन करेंगे। आप एचसीएफ और एलसीएम पढ़े होंगे, तो जो बच्चे एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक को बढ़िया से पढ़े होंगे तो वह उस चीज को जानते होंगे कि कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन कैसे होता है। ठीक, तो x + 3 = 0। अब इस पूरे में कॉमन, तो देखिए x + 3 यहाँ पे भी है, x + 3 यहाँ पे भी है, इसमें से हम कॉमन ले लिए x + 3, x - 2 = 0। अब कोई पूछे कि x की वैल्यू क्या है, तो देखिए +3 है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और 2, ये आपका आंसर। अर्थात यही मान जो है ना इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। चलिए ये तो हो गया गुणनखंड विधि से। अब जैसे पूर्ण वर्ग बना करके हल करने वाला, जैसे मान लीजिए जैसे पूर्ण वर्ग बना करके हल करना हो तो उसे हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, x² + 4x + 3, x² + 4x + 3 = 0 है, सपोज करिए। इसे पूर्ण वर्ग बना करके हमें हल करना है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब या तो वो सवाल a + b के होल स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा, या तो उस सवाल को a - b के होल स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा। क्यों में नहीं, क्योंकि घन के रूप में नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी वर्ग का मतलब अधिकतम 2 घात। तो यहाँ पे या तो उस सवाल को हमें a + b के होल स्क्वायर में सेट करना होगा, या तो उस सवाल को a - b के होल स्क्वायर में करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो अब आते हैं कैसे से सेट करते हैं, कैसे पता चलता है कि हमें किस रूप में सेट करना है। तो इस सूत्र, इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b², a² - 2ab + b², ये सूत्र होता है। देख करके ही क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 मान दिया हो,
तो तीसरा मान पता चल जाएगा। जैसे a स्क्वायर दिया हो 2ab दिया हो तो ये पता चल जाएगा। अगर सपोज करिए ये दिया है ये दिया है तो भी पता चल जाएगा। मीन्स दो मान दिया रहता है या हम एक ही मान दिया रहता है और एक को सेट करना पड़ता है। चलिए हम इसको देखते हैं। क्योंकि होता क्या ना कि जो पूर्ण वर्ग बना के आप आंसर ला रहे हैं ठीक उसको गुणनखंड विधि से भी आंसर ला सकते हैं। जो आंसर गुणनखंड विधि से आएगा ना ये ठीक उसी तरह से जो पूर्ण वर्ग बना के कर रहे हैं तो वो आएगा। जैसे आप सवाल पढ़ते हैं 2 धन 2 बराबर 5। जैसे कोई कहे कि 2 धन 2 बराबर 5 तो आकस्मिक आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये तो गलत बोल रहा है क्योंकि 2 धन 2 4 होता है, 3 धन 3 6 होता है, 4 धन 4 8 होता है, 5 धन 5 10 होता है। लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है कि 2 धन 2 बराबर 5, 3 धन 3 बराबर 7, 4 धन 4 बराबर 9, 5 धन 5 बराबर 11। ऐसा होता है, इसको प्रूफ किया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं किया गया, ये होता है। बट कैसे? मैथमेटिक दृष्टिकोण से होता है। जब आप इंटर में जाएंगे कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस में आता है, कैलकुलस में समाकलन में कि किसी भी सवाल को पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर करना होता है। यहाँ तो सिंपल है, इसी सवालों को डिफिकल्ट कर देता है समाकलन के कंडीशन में कि पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बना के कैसे सरल करते हैं। तो जो लड़के वहां पे पढ़ लिए रहते हैं वो 2 धन 2 बराबर 5 आसानी से कर लेते हैं, 3 धन 3 बराबर 7 आसानी से कर लेते हैं क्योंकि वहां ट्रिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे? गुणनखंड विधि से सिंपल है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। अर्थात आंसर क्या आएगा? x धन 3 x धन 1। अर्थात उसका आंसर दोनों पॉजिटिव में आ रहा है तो -3 और -1 का आंसर आ जाएगा। अब ये क्या होता है, इस सवाल को लगाने के लिए वो आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मेमोरी से इस सवाल को कितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे। यह आपके ऊपर होता है कि उसी कैलकुलेशन को कोई लड़का 2 मिनट में करता है, उसी कैलकुलेशन को कोई लड़का 1 मिनट में करता है, उसी कैलकुलेशन को कोई लड़का कर ही नहीं पाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने मेमोरी का इस्तेमाल आप किसी भी टॉपिक को लेकर के आप कितना कर रहे हैं और कितना जानते हैं। चलिए तो यहां देखिए x स्क्वायर है, इसको आप इमेज करिए, ठीक है ना, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसको इमेज करिए। तो इमेज करने पे मतलब कल्पना करने पे ये आएगा कि a स्क्वायर यानी इसका मतलब हमारा a स्क्वायर x का स्क्वायर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो चर होता है ना, चर के साथ जो गुणांक होता है अगर पॉजिटिव में है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा। अगर ये निगेटिव में है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा। कारण क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में देखिए यहाँ पे माइनस आता है और a प्लस बी के होल स्क्वायर में देखिए यहाँ पे प्लस आता है। यही आपको दिमाग में रखना है कि हमको जब सवाल को सेट करते हैं तो कैसे करते हैं। काफी लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे होगा, तो क्या करते हैं, तुक्का मारते, चले इस पे नहीं तो इस पे आएंगे, नहीं इस पे आएंगे तो इस पे आएंगे। तो वो पता चलता है स्टेपिंग करना होता है। चलिए किस्मत कभी तो कहीं भी साथ दे देगी। तो यहाँ पे उस तरह की थिंकिंग रख के आप सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x है अर्थात 2a भी होता है, 2 तो सब में रहेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 गुणे a की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ क्लियर ही है x। अब देखिए ये 2x हो गया। अब b का मान हमें सेट करना है, यानी b का मान हम कितना रख दें ताकि हमारा 4x आ जाए। तो 2x वही गया है अर्थात उसमें 4x में 2x से भाग देंगे तो 2 आएगा अर्थात b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यही b की वैल्यू है। अब यही क्या करेंगे, हम इतना उस सवाल में जोड़ेंगे भी और उतना हम घटाएंगे भी, क्योंकि तभी तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल में पूर्ण वर्ग बनाने के कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा जितना आप जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, तब उस सवाल में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि यदि मैं आपको 10 रुपए दिया और फिर 10 रुपए मैंने ले लिया तो कोई अंतर नहीं हुआ। अगर आप 2 जोड़ रहे हैं 2 घटा रहे हैं तो भी कोई अंतर नहीं है। अगर आप 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 से भाग कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं होता है। आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे 2 sin a 2 sin b 2 cos a 2 cos b 2 cos a 2 sin b 2 sin a 2 cos b का, तो उसमें क्या होता था कि 2 से गुणा और 2 से भाग देना पड़ता था, तब वो सूत्र बनता था। जैसे मैं कहूं कि sin a into sin 5b का आंसर निकालिए
तो उसका कोई सूत्र नहीं होता था, उसमें सूत्र को बनाने के लिए, सवाल को आगे बढ़ाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग किया जाता था, मानविक, ताकि कोई अंतर न हो और सवाल आगे की तरफ बढ़ जाए। तो वही काम इसमें भी होता है सर, कि जितना आप जोड़ेंगे उतना ही आप घटाएंगे, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू हमें क्लियर हो गई, क्या है 2, तो हमें वर्ग को सेट करना है ना। तो जब वर्ग को सेट करना है तो हमें उतना जोड़ना पड़ेगा, उतना घटाना पड़ेगा, अर्थात 2 दूना 4 जोड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं, 2 का वर्ग जोड़ दिए और 2 का वर्ग घटा दिए, और ऑलरेडी पहले से 3 है बराबर 0। अब अगर इस सवाल को ध्यान से देखें, मेरा सवाल तो ये था, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखें तो सवाल बड़ा हो गया, लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ है। अंतर इसलिए नहीं हुआ है कि ये 2 का वर्ग और -2 का वर्ग कट के 0 बना देगा और हमारा सवाल वही आ जाएगा, लेकिन इस सवाल बढ़ गया। तो अब यहां तक देखिए, यहां तक ये सूत्र बना दिया, ये a², ये धन 2ab, ये धन b² मिला के कितना हो गया, x + 2 का होल वर्ग, ठीक है, माइनस 2 दूना 4 + 3 बराबर 0। अब इसको सरल करेंगे तो x + 2 का वर्ग -4 में से +3 जाएगा, -1 बराबर 0। याद रखिएगा, अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं घटाने के कंडीशन में, क्योंकि वो प्लस वाला ही घटाना सीखे थे, कि जब माइनस वाली वैल्यू प्लस वाले वैल्यू से ज्यादा होती है तो घटाते समय माइनस चिन्ह आता है, यदि प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से ज्यादा है तो घटाते समय प्लस चिन्ह आता है। अर्थात माइनस वैल्यू इज ग्रेटर देन प्लस वैल्यू, माइनस वैल्यू इज ग्रेटर देन प्लस वैल्यू, तो घटाने के कंडीशन में माइनस चिन्ह आता है। जैसे मैं कहूं कि -5 और धन 4 है तो -1 आएगा, क्योंकि -5 यानी 5 जो है, माइनस का जो वैल्यू है 5 और ये प्लस की जो वैल्यू है 4, यानी 5 4 से क्या है, बड़ा है। और उस तरह से जब तुलना करेंगे वैल्यू का चिन्ह के साथ, तो हमेशा याद रखिएगा कि माइनस चिन्ह जो होता है प्लस चिन्ह से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां पे ये हो गया। और एक होता है कि माइनस वैल्यू इज लेस देन प्लस वैल्यू, तो इस कंडीशन में क्या होता है, या हम ऐसे इसको उल्टा कर सकते हैं कि प्लस वैल्यू इज ग्रेटर देन माइनस वैल्यू, तो जो चिन्ह आता है घटाने पे वो प्लस वैल्यू होता है। जैसे मैं कहूं कि 8 - 3 = 2, यानी 8 के आगे प्लस है, यानी प्लस की जो वैल्यू 8 है और माइनस की जो वैल्यू है 3 है, अर्थात हम ये देख रहे हैं कि 8 3 से ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चिन्ह आएगा। तो ये याद रखिए, अक्सर लड़के क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में वो गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू से यदि ज्यादा है तो घटाएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, अब अंक तो घटाना जानते ही होंगे। फिर यदि प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू से यदि ज्यादा है तो घटाएंगे तो प्लस वैल्यू आएगा। और जब हम माइनस और प्लस की जब हम तुलना करते हैं तो माइनस वैल्यू हमेशा प्लस वैल्यू से छोटा होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक इज ऑलवेज लेस देन धनात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज। तो ये हो गया। अब x + 2 का वर्ग -1 का वर्ग बराबर 0। अब ये देखिएगा, हमने 1 का वर्ग क्यों किया, क्योंकि 1 पर कितना भी घात कर दीजिए उसका मान 1 ही होता है। 1 पर कितना भी घात चढ़ा दीजिए उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये वर्गांतर का सूत्र बना दिया। वर्गांतर का सूत्र पढ़े होंगे, a² - b² बराबर होता है a - b और अगले ब्रैकेट में a + b। तो एक कोष्टक में a + b के रूप में और एक कोष्टक में a - b के रूप में सेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे x + 2 -b है तो 1 -1 और एक कोष्टक में x + 2 और +1 बराबर 0। तो x 2 में से बन गया +1 और x 2 और 1 मिलके 3 बराबर 0। आंसर मिलेगा +1 है तो -1, +3 है तो -3। अर्थात ये x की जो वैल्यू -1 और -3 आई वह इस समीकरण को क्या कर देगी, संतुष्ट कर देगी।
ये तो पूर्ण वर्ग बना के हुआ। और अगर गुणनखंड विधि से सरल करना चाहे होते तो इसी जगह हो गया होता 3 धन 1 x प्लस 3 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। इसमें कॉमन x प्लस 3 x कॉमन ले लिए, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 3 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर 0। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए आंसर सेम आ गया। तो मींस कहने का मतलब अगर इसको आप श्रीधर 4 सूत्र से भी हल करते हैं तो भी आंसर आपका यही आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर एक द्विघात समीकरण से संबंधित कोई सवाल हो, उस सवाल को यदि आप सरल करना चाहते हैं तो आप गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, पूर्ण वर्ग बना के करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे आप समीकरण में एक जगह पढ़े होंगे, यदि रैखिक समीकरण में दो समीकरण हो, जैसे 2x प्लस 5y बराबर 3 और x माइनस 2y बराबर 4, उसको आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से सरल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से सरल कीजिए, चाहे व्रज गुणनखंड विधि से सरल कीजिए, तीनों से आंसर सेम आता है। बट होता क्या है कि सवाल के जो लगाने के जो मेथड होते हैं वह थोड़ा धीरे धीरे चेंज होने लगते, कठिन बनते जाते हैं। ओके, अब आते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से सरल करना। जैसे कोई सवाल हो, उस सवाल को अब श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे सरल करेंगे। जैसे मैं कहूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। श्रीधराचार्य का सूत्र होता क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना वो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी विविधकर। पहले हम ये चेक करते हैं कि विविधकर का कंडीशन क्या है, विविधकर का कंडीशन क्या है। ओके, तो वास्तविक है कि काल्पनिक है कि परिमेय है, क्या है। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर 0 से तुलना करने पर तो क्या आएगा, a का मान 2 आ जाएगा, तुलना करेंगे तो b का मान 5 आ जाएगा, तुलना करेंगे c का मान 3 आ जाएगा, तुलना करेंगे। अब हम विविधकर निकालेंगे, b स्क्वायर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात d बराबर b की वैल्यू क्या है 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 गुणे c की वैल्यू क्या है 3, तो 5 5 25, 4 गुना 8 3 24, अर्थात d बराबर 1 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन क्या 0, d इज ग्रेटर देन 0, यानी d की जो वैल्यू आई वह 0 आई, अतः यह क्या है, एक वास्तविक है, अपरिमेय और असमान है। तो इसका हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस सूत्र में श्रीधराचार्य के सूत्र में लेके चलेंगे, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 मान रखते हैं। तो x बराबर b का मान क्या है भाई, b का मान 5 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस, देखिएगा यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 1 आया, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट में 1 रख देंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं लगा दें 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, अब पूरे का बटे 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 है। अब इसको सरल करें, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 5 5 25, 4 दूना 8 24, 25 में से 24 गया क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 बटे 2 गुना 4, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट में 1 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है बटे 4, यानी अब देखिए यहाँ पे एक बार धनात्मक चिन्ह लीजिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 बटे 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 में से प्लस 1 गया, माइनस 4 बटे 4 कट के आया क्या माइनस 1, अर्थात एक मान आएगा माइनस 1, और एक बार क्या लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 5 माइनस 1 बटे 4, माइनस 5 और माइनस 1 मिलकर माइनस 6 बटे 4 काट दीजिए,
अर्थात -3/2, अर्थात x का मान कितना है 2 आया, एक क्या -1 और एक -3/2। ये क्या करेगा उस समीकरण को संतुष्ट